हेलो दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके इस यूट्यूब चैनल इंडिया एमकेएस में आज हम आप लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर एक वीडियो देख लिया तो पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर तैयार हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना करने के लिए मुख्य दो भाग होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। जहाँ की स्टेटर स्टेटर के जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर रखा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर रखा जाता है। इसे 3 फेज सप्लाई दी जाती है। स्टेटर में लॉसेस को कम करने के लिए स्टेटर को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को कम किया जाता है। स्टार्टर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और इसको 120 डिग्री पर स्पेस में प्लेस्ड किया जाता है। स्टार वाइंडिंग की जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बाहर प्राप्त करने के लिए एक टर्मिनल बॉक्स की आवश्यकता होती है। स्टेटर का फ्रेम बहुत मजबूत और कठोर होना चाहिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर की एयर गैप दूरी बहुत कम होती है, जो कि 0.4 mm से 4 mm तक की होती है। स्टेटर कोर का मुख्य कार्य अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करता है। लेमिनेटेड प्रकार की संरचना स्टापिंग से बनी होती है, जो लगभग 0.4 mm से 0.5 mm तक की मोटी होती है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए स्टॉपिंग को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। यह 3 फेज AC सप्लाई से एग्जिट होता है, तो यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। रोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को बेलनाकार लेमिनेटेड कोर की बनाते हैं। रोटर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला होता है स्लिप रिंग, जिसको स्लिप रिंग की सहायता से इसमें बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की सहायता से हम इसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ा सकते हैं। और सेकंड होता है स्क्विरल केज रोटर, जो कि इन रिंग के साथ इसके कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके हम बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दे सकते हैं। स्लिप रिंग टाइप रोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर उसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है। यह मेथड केवल स्टार्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ये वैसे ही वर्क करती है। स्क्विरल केज इस प्रकार के रोटर में बेलनाकार कंडक्टर को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि जो कि कंडक्टर को आपस में समांतर क्रम में रखा जाता है। इसमें लगे कंडक्टर को तिरछा लगाया जाता है, जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। इसी के प्रोसेस को ही कॉगिंग बोलते हैं। इस इफेक्ट को रोका जा सके, इन कंडक्टर को इंड रिंग की सहायता से आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे जब रोटर मूव करे तो इससे कंडक्टर में एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो सके, जो बैक ईएमएफ को बना सके। ये है रोटर का डायग्राम, जो कि स्क्वायरल के रोटर है। ये देखो, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो कंडक्टर है इसको तिरछा बनाया गया है और इंड रिंग के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। ये बेयरिंग लगी है यहाँ पे। इस बेयरिंग की सहायता से इसमें ये रोटेट करता है। ये तिरछे सॉफ्ट लगाए जाते हैं। ये देखो कैसे ये रोटेट करता है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये देखो, रोटर पहले यहाँ स्टार्टिंग फ्लक्स है, ये स्टार्टर फ्लक्स। ये देखो रोटर और स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखो सॉफ्ट लगा है, ये स्टार्टर है, ये एयर गैप है यहाँ पे थोड़ा सा। ये शॉर्ट जो गोले से हैं, ये है रोटर का कंडक्टर है। ये स्टेटर स्टैंड है, मतलब फ्रेम
इसको बोल सकते हैं आप। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करती है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कार्य करता है। वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है, जिससे रोटर पर वह फ्लक्स पहुंचता है और रोटर वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है और रोटर में कंडक्टर के शॉर्ट सर्किट होने के कारण ऊपर से एक करंट फ्लो होने लगती है। फैराडे के नियमानुसार जब किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण मोटर के रोटर पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है जो कि रोटेटिंग नेचर का होता है, जिससे बल की दिशा में मूव करने लगता है। रोटर में बहने वाली करंट की दिशा रोटर के स्पीड के विपरीत होती है। यहाँ पे NR = NS-1 - S RPM। जहाँ पे NR रोटर स्पीड है, NS है सिंक्रोनस स्पीड, S इसमें यहाँ पे स्लिप है। तो NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड = 120 F/P, जहाँ पे F है फ्रिक्वेंसी और P है पोल की संख्या। ये भी RPM में होती है। अगर आपको बताना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दर्शाना है तो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें RYB और इसको 120 डिग्री पे स्पेस में प्लेस्ड करना पड़ेगा, जिसमें से ये 3 समीकरण निकल के आएंगे। पहला समीकरण है कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पहला समीकरण φR = φmax sin ωt फर्स्ट समीकरण, और सेकंड समीकरण है ये φy = φmax sin ωt प्लस 120 सेकंड। थर्ड समीकरण ये है कि φmax sin ωt माइनस का 120, ये थर्ड समीकरण है केस के। और केस सेकंड में आप लोग देख सकते हैं केस फर्स्ट लेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा टी की जगह हम 0 रख लेंगे। ओमेगा टी की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये डायग्राम एक मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये देखो यहाँ पे φR का मान 0 है तो R को छोड़ देंगे, R की दिशा नहीं लेंगे। इसके बाद φy है तो φy √3/2, φmax है यहाँ पे √3/2, मतलब y का मान है तो y में प्लस में है तो प्लस की तरफ y को लेंगे। इसके बाद b है माइनस को b है, r φb है तो φb माइनस का है, इसलिए φb विपरीत दिशा में लेकर एक यहाँ पे एक पैरेलल में इसका फेजर उठा के इधर रखेंगे, इसको इसके पैरेलल में रखेंगे तो φR मिल जाएगा यहाँ से। अब केस सेकंड देखेंगे तो केस सेकंड में ओमेगा टी की जगह 60 रखेंगे, तो ओमेगा टी की जगह 60 रखेंगे तो प्लस का φR है तो φR को प्लस में लेंगे, और φy 0 है तो 0 रख लेंगे। φb का मान माइनस में है तो माइनस को ले जाएंगे, इससे यहाँ से फेजर बनेगा। तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले इतना मूव किया, इसके बाद थोड़ा सा और मूव कर दिया 60 में। अब इसके बाद केस थर्ड लेंगे तो केस थर्ड की जगह 120 रखेंगे, तो 120 में √R का मान प्लस में है √3/2 φmax है। इसके बाद φy का मान है माइनस का √3/2 φmax है, और φb का मान 0 है तो φb का मान 0 के 0 रख देंगे, और φR का मान प्लस में है तो φR ले लेंगे। इसके बाद y माइनस में है तो इसको विपरीत में लेंगे। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक आपको देख सकते हैं, यहाँ से एक रोटेटिंग नेचर का दिखेगा कि ये देखो एक मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है कि स्लिप क्या होती है, स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड के आप देख सकते हैं, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो वो जो स्टेटर में सिंक्रोनस स्पीड होती है और उससे उत्पन्न रोटर स्पीड के बीच अंतर को स्लिप स्पीड कहते हैं। इस मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच अंतर को ही स्लिप स्पीड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है स्लिप स्पीड S = NS - NR। RPM में होती है, जहाँ पे NS का मान है सिंक्रोनस स्पीड, NR का मान है रोटर स्पीड। और अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि आप स्लिप बताइए, स्लिप क्या होती है, तो स्लिप होती है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच अंतर तथा सिंक्रोनस स्पीड के अनुपात को स्लिप कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड की गति के बीच अंतर को स्लिप कहते हैं।
स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान मैक्सिमम होता है 100% 1 और फुल रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान मैक्सिमम होता है 0.8 से 0.9 तक होता है। स्लिप एस का ये फार्मूला है, स्लिप एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान में एन एस। तो परसेंटेज, अगर परसेंटेज में स्लिप पूछता है तो परसेंटेज स्लिप यस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान में एन एस इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्लिप को विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति ज्ञात होने पर भी ज्ञात किया जा सकता है। परसेंटेज स्लिप यस इक्वल टू एफ आर अपान में एफ आर की जगह ये एफ आर का मान, एफ आर का मतलब होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी और एफ होगी फ्रीक्वेंसी इंटू 100। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला ये होता है, तो एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी आर पी एम। यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी, पी है नंबर ऑफ पोल्स। रोटेशन रिलेशन बिटवीन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आप लोग इसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं कि स्क्वायरल केज, डबल केज और स्लिप रिंग मोटर में। तो आप लोग डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर, जो स्क्वायरल केज रोटर होती है, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और डबल केज में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और स्लिप रिंग में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। और इसमें रनिंग टॉर्क अच्छा होता है। स्क्वायरल केज में रनिंग टॉर्क अच्छा होता है और डबल केज में रनिंग टॉर्क इसमें भी अच्छा होता है और स्लिप रिंग में रनिंग टॉर्क अच्छा होता है, इसमें भी अच्छा होता है। इसमें स्क्वायरल केज में नो लोड तथा फुल लोड में स्लिप लगभग सेम रहती है और स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसमें भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन फुल लोड पर स्लिप कम हो जाती है स्लिप रिंग में। पावर फैक्टर, इसमें स्क्वायरल केज में पावर फैक्टर नो लोड पर कम तथा फुल लोड पर अच्छा मिलता है 0.85 और इसमें डबल केज रोटर में पावर लोड स्थिति में जीरो फैक्टर बहुत कमज़ोर नहीं होता है तथा लोड पर अच्छा होता है। और स्लिप रिंग में होता है नो लोड पर रोटर फैक्टर, नो लोड पर पावर फैक्टर अच्छा होता है तथा अधिक लोड पर कमज़ोर होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रोटर ईएमएफ। अगर आपसे रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा कि E1 E2 अपान में E1 एन इक्वल टू N2 अपान में N1। जहाँ पे E1 का मान, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि E1 स्टेटर में ईएमएफ है और E2 है रोटर में ईएमएफ, N1 है स्टेटर में टॉर्क की संख्या प्रति फेज और टर्न की संख्या प्रति फेज, और N2 है रोटर में टर्नों की संख्या प्रति फेज है। तो ये फार्मूला बन जाएगा E2 अपान में E1 इक्वल टू N2 अपान में N1। E2 बराबर E1 इंटू N2 अपान में N1। E2 इक्वल टू के E1, तो N2 अपान में N1 इक्वल टू के रूपांतरण अनुपात है। रोटर करंट अगर आपसे पूछता है तो रोटर करंट में आप ये बता सकते हैं कि रोटर करंट I2 इक्वल टू E2 अपान में Z2, जहाँ पे Z2 का मान R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, जहाँ पे I2 का मान रोटर करंट प्रति फेज है, I2 का मान रोटर करंट प्रति फेज है, R2 का मान रोटर प्रतिरोध प्रति फेज है, X2 का मान रोटर प्रतिघात प्रति फेज है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये फार्मूला बन गया कि Z2 I2 इक्वल टू E2 अपान में Z2 का मान रख देंगे तो E2 अपान में R2 प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो पावर फैक्टर में यदि रोटर का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर cos 2 है, अतः cos फाई 2 इक्वल टू R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। टॉर्क, यहाँ से अगर टॉर्क पूछता है डीसी करंट मोटर में टॉर्क T आर्मेचर करंट तथा फ्लक्स प्रति पोल के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA फाई। परंतु इंडक्शन मोटर में टॉर्क रोटर करंट I2 फ्लक्स प्रति रोटर पोल फाई तथा रोटर के पावर फैक्टर cos फाई 2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई I2 cos फाई 2, समीकरण 1। टॉर्क
प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के। तो टॉर्क इक्वल टू के फाई आई टू कॉस फाई टू समीकरण सेकंड, जहाँ के है कांस्टेंट, आई टू है और रोटर करंट जब रोटर रुका है तो फाई टू इक्वल टू रोटर ईएमएफ तथा रोटर करंट के मध्य फाई कोण रोटर स्थिर है तब रोटर ईएमएफ ई टू प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहाँ पे टी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू ई टू आई टू कॉस फाई टू समीकरण थर्ड। तो टॉर्क इक्वल टू के वन ई टू आई टू कॉस फाई टू समीकरण फोर्थ। तो यहाँ पे इस कर्व के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव टॉर्क मिला है, यहाँ पे औसत टॉर्क है, ये E2 है, ये I2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो पोल पिच यहाँ पे बन गया तो 5B। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क अगर निकालना है तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए E2 स्थिर अवस्था में रोटर EMF प्रति फेज है, R2 है रोटर प्रतिरोध प्रति फेज, X2 है रोटर प्रतिघात प्रति फेज। स्थिर अवस्था में रोटर प्रतिबाधा यहाँ पे प्रति फेज स्थिर अवस्था में। तो Z2 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो I2 अपान में Z2 इक्वल टू E2 इक्वल टू I2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कॉस फाई टू, जिसको कहते हैं पावर फैक्टर, R2 अपान में अंडर रूट के अंदर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है तो टॉर्क यस लिख देंगे तो स्टार्टिंग हो जाता है K1 E2 I2 cos फाई टू। तो यस टी स्टार्टिंग के लिए, टॉर्क स्टार्टिंग के लिए K1 E2, इसके बाद इसमें I2 का मान रख देंगे तो E2 अपान में इसमें I2 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा E2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर फैक्टर का मान रख देंगे तो R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ से ये अंडर रूट नीचे से हट जाएगा तो ये आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि टी स्टार्टिंग इक्वल टू K1 E2 का स्क्वायर R2 अपान में R2 प्लस X2 का होल स्क्वायर। आप लोग अब यहाँ से देख सकते हैं, यदि एक क्वेश्चन ये बनेगा, यदि सप्लाई वोल्टेज V स्थिर हो तब फ्लक्स फाई तथा E2 दोनों स्थिर होंगे। टी स्टार्टिंग इक्वल टू तो टी स्टार्टिंग K2 अपान में R2 प्लस X2 का R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो K2 यहाँ से इक्वल टू इसके K2 अपन R2 अपान में Z2 है। तो K2 यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ से आपको देखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क उस समय अधिक होता है जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है। टी स्टार्टिंग इक्वल टू K2 अपान में R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अवकलन करने पर डी टी एस अपान में R2 इक्वल टू K2 R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर माइनस का 2R2 इंटू एक्स R2। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो डी बाई डी टी एस अपान में R2 इक्वल टू K2। और इसमें यहाँ पे ये अलग अलग कर देंगे तो 1 अपान में R2 प्लस X2 का 1 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर माइनस का R2 इंटू 2R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको K2 को इसके विपरीत भेज देंगे, इसके बाद इसको खोल देंगे तो R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर बराबर 2R2, ये 2R2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे X2 का स्क्वायर बराबर 2R2 माइनस 2R2, तो ये R2 का स्क्वायर बराबर X2 का स्क्वायर, यहाँ से R2 बराबर X2 आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग टॉर्क। तो टी स्टार्टिंग बराबर K1 E2 का स्क्वायर R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो E2 प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज V के। तो टी स्टार्टिंग K3 V स्क्वायर R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, जहाँ K3 एक अन्य कांस्टेंट है। टी स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, ये चूँकि R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, तो टी स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टार्टिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टता के वर्ग के समानुपाती होता है। टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन में टॉर्क निकालना है तो IR रनिंग कंडीशन में रोटर करंट प्रति फेज है तो I प्रोपोर्शनल टू फाई आर कॉस फाई आर समीकरण एक। तो ER इक्वल टू यस E2, जहाँ पे IR इक्वल टू यस E2 मान में अंडर रूट के अंदर R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर फैक्टर बन जाएगा cos फाई आर इक्वल टू R2 अपान में R2 का स्क्वायर प्लस
यस एक्स टू का स्क्वायर। अब ये टी प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू यस ई टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का स्क्वायर इंटू आर टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का स्क्वायर। तो टी प्रोपोर्शनल टू यस 5 ई टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल टू के यस 5 ई टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। समीकरण सेकंड, या ई टू प्रोपोर्शनल टू 5 वोल्ट था जो फ्लक्स होता है जो स्टार्टिंग स्टेटर में हम लोग जो सप्लाई देते हैं उसी के कारण जो ईएमएफ बनता है, वोल्टेज बनता है, उसी से फ्लक्स बनता है जो कि रोटर में इसी वोल्टेज के कारण ही रोटर में फ्लक्स मिलता है। इसी फ्लक्स मिलने के कारण ये प्रोपोर्शनल टू इसी के कारण है। तो ई टू की जगह 5 की जगह हम ई टू रखेंगे, तो 5 बराबर ई टू को समीकरण सेकंड में रखने पर तो टी प्रोपोर्शनल टू यस ई टू इंटू आर टू पर में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। इसके बाद ये देख सकते हैं कि के वन ई टू का स्क्वायर यस आर टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब ये टी रनिंग कंडीशन में के वन ई टू का स्क्वायर यस आर टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट जब स्थिर अवस्था में स्लिप 1 होती है तब टी स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है यहाँ से के वन ई टू का स्क्वायर आर टू अपन में आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन टॉर्क इक्वल टू के 5 ई टू आर टू वन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं वाई इक्वल टू 1/टी, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर के 5 यस ई टू आर टू इक्वल टू आर टू वन में के 5 यस ई टू आर टू प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर अपान में के 5 यस ई टू आर टू। अब यहाँ से आ जाएगा आर टू वन में के 5 एस ई टू प्लस यस एक्स टू का स्क्वायर अपन में के 5 ई टू यस आर टू। समीकरण यस की अपेक्षा अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू माइनस का आर टू अपन में के 5 यस स्क्वायर ई टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर अपान में के 5 यस ई टू आर टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आर टू अपन में के 5 यस स्क्वायर ई टू इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर अपान में के 5 ई टू यस आर टू। तो आर टू अपान में एक्स टू का आर टू अपान में एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर अपान में आर टू इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर इंटू एक्स टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आके निकल के आ जाता है आर टू इक्वल टू यस एक्स टू। रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क के लिए आर टू इक्वल टू यस एक्स टू, यस बराबर आर टू अपान में एक्स टू। यदि समीकरण 1 में आर टू इक्वल टू यस एक्स टू रखने पर टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टी टॉर्क इक्वल टू के 5 यस ई टू आर टू वन में आर टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का स्क्वायर। टी मैक्स के 5 यस ई टू इंटू यस एक्स टू यस एक्स टू का स्क्वायर प्लस यस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो टी मैक्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये निकल के आ जाएगा टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/2x2। जब सप्लाई स्थिर सप्लाई वोल्टता पर फाई और जेड दोनों स्थिर होते हैं। अभी आ रहे हैं टी मैक्स इक्वल टू के 5 यस ई टू आर टू वन में आर टू का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। यहाँ पे यस एक्स टू बराबर आर टू रखने पर तो ये रख देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा टी मैक्स इक्वल टू के 5 यस ई टू वन में 2 आर टू। अब ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं टी स्टार्टिंग है, यहाँ से ये मान रख देंगे। इसके बाद ये निकल के आएगा तो स्थिर सप्लाई वोल्टता पर फाई तथा ई टू स्थिर होते रखते हैं तो टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/2x2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टी स्टार्टिंग अपन टी मैक्स 2a/a² प्लस 1, जहाँ a बराबर r2/x2 रोटर प्रतिरोध अपन में स्थिर अवस्था में प्रतिघात पर फेज ये निकल के आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन फुल लोड एंड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क तो यहाँ से इसे निकाल देंगे तो स्लिप फुल लोड टॉर्क अपन में
टी फुल लोड अपन यस R2 अपन R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टी मैक्स का निकालेंगे समीकरण, इसको 1 मान लेंगे। सेकंड टी मैक्स निकालने के लिए टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/2x2 सेकंड समीकरण 1 और सेकंड समीकरण 2, इसका मान रखने पर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान R2 का X2 का, तो यहाँ पे X2 अतः अंश तथा हर दोनों में ये X2 का स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ए का मान ये रख देंगे तो आ जाएगा टी फुल लोड अपान में टी मैक्सिमम के लिए 2A यस अपान में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कर्व में रिलेशन निकालने के लिए टॉर्क स्लिप कर्व टॉर्क इक्वल टू के फाई यस E2 R2 बन R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का होल स्क्वायर टी प्रोपोर्शनल टू यस R2 बन R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे E2 तथा फाई कांस्टेंट हैं तो यस बराबर 0 हो जाए तो टॉर्क ये आ जाएगा। तो जब स्लिप का मान बहुत कम हो तो तथा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के लगभग बराबर हो तो यस X2 का स्क्वायर पद छोड़ा जा सकता है। तो टी प्रोपोर्शनल यस बाई R2, तो टी बराबर अल्फा यस। यदि R2 कांस्टेंट हो तो इस प्रकार स्लिप यस के लो के लिए टॉर्क स्लिप कर्व लगभग एक सरल रेखा होती है। जैसे दो स्लिप का मान बढ़ता है तो टॉर्क भी बढ़ता है तथा टॉर्क उस समय अधिकतम हो जाएगा जब R2 बराबर यस X2 या यस बराबर R2 में X2। इस टॉर्क को फुल पुल आउट या भंजक ब्रेकडाउन टॉर्क कहते हैं। चूंकि मोटर पर अधिक लोड देने के कारण स्लिप का मान और अधिक बढ़ता है, इसलिए इस कंडीशन में मोटर की स्पीड घट जाती है। तब R2 का मान यस X2 के मान की अपेक्षा नगण्य हो जाएगा। टी प्रोपोर्शनल यस अपान में यस X2 का होल स्क्वायर टी बराबर 1/s। यदि X2 कांस्टेंट है तो टॉर्क स्लिप कर्व आयताकार अतिपरवलयाकार होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मिलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो स्लिप रिंग के लिए है, अगर यहाँ पे उसके लिए खींचे तो ये ऐसे बनेगा। इसके बाद यहाँ से अतिपरवलयाकार यहाँ से ऐसे उठेगा, इसके बाद यहाँ से और इसके बीच में ये स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा इतना, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे तो ये स्लिप रिंग के लिए दिखाया गया है तो मैक्सिमम टॉर्क ऊपर है। तो जब इसका रोटर रेजिस्टेंस की स्लिप रिंग की सहायता से इसका जब रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मिलेगा इस जगह R2 इक्वल टू वेरी लो, इसके बाद 4R2 बन जाएगा। इसके बाद इसका मैक्सिमम टॉर्क मतलब इसमें जब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। ये देखो नीचे से यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि स्लिप को और अधिक बढ़ाया जाए तो मोटर का टॉर्क बढ़ने की अपेक्षा घटने लगता है और मोटर मास्क रुक जाएगी। रोटर स्पीड कर्व यदि टॉर्क स्लिप कर्व से ठीक विपरीत है। इसका कारण यह है कि जब रोटर स्थिर होता है तो स्लिप हाई होती है, रोटर की स्पीड बढ़ने के साथ साथ स्लिप घटने लगती है तो सिंक्रोनस स्पीड पर स्लिप शून्य हो जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकतम टॉर्क रोटर प्रतिरोध से स्वतंत्र है, लेकिन स्लिप जिस पर अधिकतम टॉर्क विकसित होता है रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसलिए मोटर को स्टार्ट करते समय रोटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, जो कि स्लिप रिंग मोटर में प्राप्त कर सकते हैं और स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर व्यापारिक रूप से 3 फेज इंडक्शन मोटर डीसी करंट शंट मोटर की भांति कांस्टेंट स्पीड वाली मशीन है। इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल काफ़ी कठिन होता है तथा इसकी इफिशियंसी पर भी इफेक्ट पड़ता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए N बराबर S इंटू NS, तो यहाँ पे N इक्वल टू NS माइनस 1/S, तो यहाँ से NS का मान सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120F/P। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और पोल को चेंज करके हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
जहाँ से देख सकते हैं N=120F/P इंटू NS का मानक देंगे तो 1 - S आ जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि S इस फ्रीक्वेंसी और पोल और स्लिप के मान में परिवर्तन करके इसकी स्पीड को बदली या कंट्रोल की जा सकती है बाई चेंजिंग। अब एक ये मेथड आ गया, बाई चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करके। इस विधि द्वारा मोटर की सप्लाई वोल्टेज का ट्रांसफ़र या किसी अन्य विधि द्वारा परिवर्तित करके गति कांस्टेंट किया जा सकता है, लेकिन गति में बहुत थोड़ा परिवर्तन करने के लिए वोल्टेज में काफ़ी परिवर्तन करना पड़ता है। प्रयुक्त वोल्टेज में अधिकतम परिवर्तन से फ्लक्स घनत्व से भी अधिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे मोटर की मैग्नेटिक कंडीशन में काफ़ी गिरावट आ जाती है। बाई चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम देखते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड NS=120F/P, जिसमें इसमें स्पष्ट है कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी फैक्ट्री या संस्था इत्यादि सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यह विधि भी किसी हद तक विद्युत चालित पानी के जहाज़ों में प्रयोग की जा सकती है। अब थर्ड मेथड यूज करेंगे बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो NS=120F/P। इस समीकरण के स्पष्ट है कि इसके पोल की संख्या को परिवर्तन करके सप्लाई सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इस विधि का उपयोग केवल स्क्विरल केज टाइप रोटर में किया जाता है क्योंकि इसमें स्टेटर में पोल की संख्या परिवर्तित होने पर रोटर में अपने आप ही पोल की संख्या चेंज हो जाती है। इस विधि से 4 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु एक समय में एक ही स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इस विधि में से स्मूथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ से दो तीन या चार प्रकार की स्पीड कंट्रोल करनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे NS यहाँ पे पोलों की संख्या कम है, जहाँ पे पोलों की संख्या कम है तो हाई स्पीड में लगे, यहाँ पे पोल की संयोजन की लो कम स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे NS मतलब नॉर्थ साउथ पोल इसमें ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर पोलों की संख्या कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब ये फोर्थ मेथड यूज करेंगे बाई चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ स्लिप। तो रोटर परिपथ में एक्सटर्नल प्रतिरोध देकर स्लिप चेंज की जा सकती है, इसलिए इसका प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जा सकता है। टॉर्क प्रोपोर्शनल TS/R2 का स्क्वायर होता है NR=NS-1 - S। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांस्टेंट टॉर्क के लिए स्लिप यस का मान रोटर प्रतिरोध R2 पर निर्भर करता है, इसलिए रोटर प्रतिरोध R2 को बढ़ाकर स्लिप यस को बढ़ाया जा सकता है। दोनों का मान बढ़ने से रोटर स्पीड NR का मान बढ़ जाता है। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि रोटर प्रतिरोध बढ़ाने से हानियाँ I2 का स्क्वायर R2 बढ़ जाती हैं, जिसमें मोटर की इफिशियंसी घट जाती है। इस विधि से ऊर्जा व्यय काफ़ी होती है, इसलिए इस विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ बहुत कम समय के लिए ही स्पीड घटाना हो। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में हाई करंट से बचाने के लिए स्टेटर का उपयोग करते हैं। स्टेटर चार प्रकार के होते हैं जो कि हम 3 ही यूज करते हैं। एक तो स्लिप रिंग का होता है, जो स्लिप रिंग रोटर के लिए यूज करते हैं, और 3 तो इसमें स्क्वायरल केज के लिए यूज करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए सरल और सस्ता स्टार्टर है। कंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्ट स्प्रिंग की प्रक्रिया के विरुद्ध बंद होते हैं। यह स्टेटर 5 HP तक की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। मेंटेनेंस के लिए सप्लाई से स्टेटर को अलग करने के लिए एक
आइसोलेटर की आवश्यकता होती है। यह ओवर करंट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ETC प्रोवाइड करता है। यहाँ से देख सकते हैं RYB सप्लाई देंगे तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर लगा देंगे। इसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगा देंगे, इसके साथ साथ ओवरलोड या अंडरलोड ये सब प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद स्टार्टर लगा देंगे तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो आप अब देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम 15 से 20 HP तक की मोटर के लिए करते हैं। टाइम रिले के माध्यम से एक दो पोजीशन स्विच मैनुअल या ऑटोमेटन प्रदान किया जाता है। स्टेटर में स्टार्ट करने से स्टार्टिंग करंट को कम हो जाती है। जब मोटर की गति 80 से 85% स्पीड हो जाती है और स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है तो स्टेटर को डेल्टा में स्टार वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें हल्के लोड के साथ मोटर को स्टार्ट किया जाता है। स्विचिंग एक ट्रैगिंग करंट का कारण बनता है, जिससे DOL में अधिक मात्रा में पीक के मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लाइन टू लाइन आया, यहाँ पे इसके बाद एक D1 D2 D3 आइसोलेटर लगा दिया, यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ से दे दिया। इसके बाद U1 V1 W1 और W2 U2 V3 का यहाँ से कनेक्शन देख लीजिए आप। यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया तो यहाँ पे एक स्टार डायरेक्ट यहाँ पे DOL मतलब एक तो डायरेक्ट है लाइन। इसके बाद यहाँ पे एक स्टार में लगा दिया, डेल्टा में तो है पहले से। इसके बाद इसका कनेक्शन स्टार में कर देंगे, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया। आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं कि जब 20 HP से ऊपर के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। दो स्थिति स्विच द्वारा ऑपरेट किया जाता है, अर्थात मैनुअल या ऑटोमेटिक रूप से एक टाइमर का उपयोग करके स्टार्टिंग में रनिंग स्थिति में लाने के लिए स्टार्टिंग कंडीशन सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टार्टर वाइंडिंग में जुड़ी होती है, जो पहले से 50, 60, 70 तक वोल्टेज तक कर देता है। कम वोल्टेज से मोटर वाइंडिंग में करंट कम हो जाती है और 50% टैपिंग के साथ मोटर का उपयोग आधा हो जाता है और सप्लाई करंट मोटर करंट का आधा हो जाएगा। इस प्रकार सप्लाई से लिया गया करंट DOL स्टार्टर द्वारा लिया गए करंट का 25% ही होगा। एक इंडक्शन मोटर के लिए टॉर्क T को वोल्टेज V2 द्वारा डेवलप किया जाता है। इस प्रकार 50% टैपिंग पर स्टार्टर में टॉर्क केवल 0.5 वोल्ट का स्क्वायर हो तो DOL से स्टार्टिंग से प्राप्त होता है, इसलिए 25% टॉर्क उत्पन्न होता है। बड़े उद्योगों में उपयोग होने वाला यह स्टार्टर है आकार में बड़े और महंगे होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पे टाइपेट करके ऑटो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे टाइपेट करके इंडक्शन मोटर में लगा देते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक वो टाइपेट करके वो यहाँ से नीचे लगाए स्टार में, ऊपर डेल्टा में टाइपेट करके इसको कनेक्शन दे देते हैं, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाता है। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। अब ये है एक और है तो रोटर रेजिस्टेंस, जो कि बिल्कुल सेम ही है, DOL की तरह ही वर्क करता है। आप लोग देख लीजिए इसको। ये देखो बिल्कुल रोटर रेजिस्टेंस का उपयोग करके ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगा दिया जाए। अब इसके बाद ये आ गया लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि डुअल केज रोटर कंस्ट्रक्शन। आप लोग इसमें देख सकते हैं डुअल केज रोटर का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत स्क्वायरल केज रोटर था जो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम मिलता था, लेकिन फुल लोड टॉर्क अच्छा मिल जाता था। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा करने के लिए इसमें डुअल केज रोटर का उपयोग करते हैं। इसमें 2 रोटर होते हैं, एक अपर केज होता है जिसमें हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस होता है, और लोअर में लो रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस होता है। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसके बाद इस कर्व के हिसाब से ये कवर करता है। स्लिप यहाँ पे 0 से 1 होगी और टॉर्क 0 से 100%।
जब ये स्पीड देखेंगे तो यहाँ पे इनर केज में ये स्टार्टिंग टावर को मैनेज करेगी या आउटर केज यहाँ से कर देगा। इसके बाद इसका स्टार्टिंग और फुल लोड टॉर्क अच्छा मिलने लगता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।